टीवीएफ ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे लिए भी। और चीटिंग करता है तू। सर कोई बात नहीं। कैसा लगा मेरा मजाक? किस चीज़ में मतलब रिसर्च की थी जब आप आईआईटी में थे? कैंसर बेस्ड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने एक मिशन वन मोर पेज के बारे में काम कर रहे हैं, और इस मिशन के तहत हम कोशिश कर रहे हैं कि सोसाइटी में रीडिंग कल्चर को हम लोग बढ़ा सकें। इसके लिए हमने एक लाइब्रेरी भी खोली है, और उस लाइब्रेरी में टाइम टू टाइम हम कुछ गेस्ट को इनवाइट करते हैं। जब हमने मिशन के बारे में बात की, उनको बताया कि हम रीडिंग कल्चर पे काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि लोगों के अंदर किताबें पढ़ने का एक आदत डेवलप हो, तो उन्होंने बहुत ही इंथुसियास्टिकली हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। और आज हमारे साथ हैं आलोक सर। मैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन से उनका परिचय कराना चाहूँगा आप सबके साथ कि आलोक सर ने बीएचयू और आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे जैसे संस्थानों से अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उन्होंने अपना करियर पाथ फिल्म इंडस्ट्री की तरफ चुना। आइए चलिए हम लोग आलोक सर से बात करते हैं और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। और सर, ये आईआईटी से शिफ्ट जो हुआ फिल्म इंडस्ट्री की तरफ, आपने अपना करियर पाथ कहाँ, एक तरफ वो रिसर्च स्कॉलर और एक प्रोफेसर की लाइन, और कहाँ ये फिल्म इंडस्ट्री, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ये स्विच कैसे हुआ? यार ऑफ कोर्स मतलब मेरे लिए भी काफ़ी थोड़ा सरप्राइजिंग था। पहले से ही था फिल्म लाइन में या फिर फिल्मों में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। मुझे फिल्में देखना काफ़ी पसंद है। मैं शुरू से ही मैं फिल्में, टीवी सीरीज़, ये सब काफ़ी देखता आया हूँ, और क्रिएटिव फील्ड में भी काफ़ी मेरा इंटरेस्ट रहा है। तो बट मैं प्रोफेशनली इसको अपना करियर चूज़ करूँगा, ये बात थोड़ी सी मेरे लिए भी शॉकिंग थी। एंड कभी ना कभी मैंने सोचा ज़रूर था कहीं ना कहीं बैक इन द माइंड कि मैं कुछ ऐसा करूँगा कि शायद मुझे कभी, बट मुझे पता नहीं था कि मुझे शायद करना कैसे है। मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। एंड विद टाइम जैसे जैसे जब मैंने पढ़ाई करना चालू किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मेरा इंटरेस्ट इसी में है। जैसे जैसे मैंने और फिल्म मेकिंग के बारे में जाना, खुद से बनाना चालू किया, खुद से सीखने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि शायद मैं यही करना चाहता हूँ। तो बेसिकली आपने अपने ड्रीम को चुन लिया। तो आप कह सकते हो, क्योंकि और मैं चूज़ कर लिया। मुझे लगता है कि ये एक सही वर्ड नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हो जाती है जो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। डेस्टिनी। तो टीवीएफ भी काइंड ऑफ मेरे लिए एक सरप्राइज की तरह मेरी लाइफ में आया। एंड फाइनली मतलब मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं टीवीएफ जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस में काम करूँगा। मैं टीवीएफ का खुद बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। मतलब अब चाहे उसकी किसी भी सीरीज़ की बात कर लो आप, मैं हमेशा से उसको फॉलो करता आया हूँ। तो टीवीएफ वॉज अ बिग सरप्राइज फॉर मी। लेकिन जैसे ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने तुरंत बिना कुछ टीवीएफ सोचे नो डाउट समझे, एक बड़ा संस्थान हो गया है बिल्कुल इस समय। आप मतलब हम सबका फेवरेट भी है, पंचायत जैसी सीरीज थी है। और अच्छा, ये जो स्विच था उसमें फैमिली का क्या सपोर्ट रहा आपको? क्या आपको स्ट्रगल करना पड़ा उन्हें समझाने के लिए, या फिर इजीली सब मान गए? क्या रहा? सो ऑफ कोर्स मतलब फैमिली को कन्विंस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था मेरे हाँ, लिए भी, difficult। क्योंकि बहुत लंबा टाइम मैंने अपनी स्टडी को दिया था। एंड अचानक से मैं अगर करियर शिफ्ट की बात करूँगा तो थोड़ा सा तो फैमिली वाले भी डगमगाएंगे ही। तो ऑफ कोर्स मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और ये काफ़ी मतलब ऐसा स्टेप था जो मतलब मेरे लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट था उनको कन्विंस करना कि, क्योंकि कुछ मैं अपने फैमिली वालों को बहुत आसान होता है समझाना जब वो भी इस वर्ल्ड से फेमिलियर हो कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। कोई और बैकग्राउंड नहीं था आपका मतलब हाँ, फिल्म तो इंडस्ट्री मेरे का। लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट था उनको समझाना कि कैसे चीज़ें वर्क करती है, मेरा इसमें क्या इंटरेस्ट है और मैं इसमें आगे क्या करने वाला हूँ। तो थोड़ा टाइम तो लगा, बट धीरे धीरे सब। धीरे धीरे वो कन्विंस हो गया। मतलब अभी तो कन्विंस्ड ही है। एंड अभी कितना टाइम हो गया आपको टीवीएफ के साथ काम करते हुए? मुझे अभी ऑलमोस्ट 3 साल हो जाएंगे अभी काम करते हुए। 3 साल एक बड़ा समय है। तो कैसा है एनवायरनमेंट, कैसा है टीवीएफ में काम करने का? क्या सीखा आपने? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब पर्सनली मतलब मेरे लिए तो मतलब टीवीएफ एक इंस्टीट्यूशन की तरह है, क्योंकि स्पेशली जो जो बंदा जो नॉन फिल्म बैकग्राउंड से आता है, जो फिल्म मेकिंग के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता है, एंड सडनली दे गॉट टू, उनको मौका मिलता है कि ऐसे एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम करने का। तो टीवीएफ मुझे लगता है कि ऐसा मेरे लिए स्पेसिफिकली ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे उसने प्रोवाइड किया जहाँ पे मैं
बहुत ही वेल एक्सपीरियंस लोगों के साथ कैसे काम करते हैं, कैसे टीम के साथ एक काम करते हैं, एक फिल्म मेकिंग में जो एस्पेक्ट्स होते हैं उसके पीछे क्या साइंस होती है, मतलब एक एक एस्पेक्ट मुझे जानने को मिला, क्लोजली मुझे समझने का मौका मिला। एंड मुझे लगता है कि TVF इज़ द बेस्ट प्लेस टू लर्न बेसिकली, एंड मेरे लिए पर्टिकुलरली वो एक इंस्टीट्यूशन का काम करती है, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला यार मुझे। मतलब जो काम मैं पहले भी करता था, पहले पर्सनल लेवल पे मैंने काफ़ी फिल्म मेकिंग में भी बहुत काम किया है, बट मुझे जो मेन एक्सपोजर मिला वो TVF के साथ, और अभी मैं सीख ही रहा हूँ। ऑफकोर्स मैंने ज़्यादा तो काम अभी किया नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी अच्छा काम करूँ तो और सीखूँ। IIT में भी कुछ माहौल मिला जिसकी वजह से आप इस तरफ आए? IIT ऑफ कोर्स मतलब जैसे हमारे कॉलेजेस में क्लब होते हैं, ढेर सारे क्लब होते हैं, ड्रामा क्लब था हमारे यहाँ, फिल्म क्लब था, तो वहाँ पे हमारे स्टूडेंट बॉडी होती है, हम ढेर सारे इवेंट्स करते हैं वहाँ पे, जहाँ पे स्टूडेंट्स को सीखने का मौका मिलता है, ढेर सारे सिमिलर इंटरेस्ट वाले स्टूडेंट्स एक साथ कलेक्ट होते हैं, दे मेक समथिंग क्रिएटिव, तो काफ़ी कुछ वहाँ से भी जानने को मिलता है। हम खुद भी स्टडी करते हैं कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, नए नए डायरेक्टर्स को फॉलो करते हैं, देखते हैं कि क्या वो कैसे टेक्निक्स अपना रहे हैं। मतलब इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, सिमिलर इंटरेस्ट वाले लोगों के साथ काम करने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड आई थिंक कि अच्छा, मैंने भी देखा है कि इस समय जो है IITs से जो नॉन फिल्म बैकग्राउंड के लोग हैं वो भी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं पिछले कुछ 5-7 सालों में। मतलब ऐसा नहीं है, मतलब मुझे लगता है कि हर जगह से ही आ रहे हैं, मतलब IIT से भी ऑफ कोर्स बहुत सारे फिल्म मेकर्स आए हैं। कोई विशेष कारण देखते हैं आप कि IITs का इस सेक्टर में आने का? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा पर्टिकुलर विशेष कारण है कि IIT से लोग इधर आ रहे हैं। मतलब मुझे लगता है पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप क्या करना चाहते हो। जैसे मुझे भी बहुत टाइम बाद मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि मुझे शायद लाइफ में फिल्म मेकिंग में ही काम करना है, मुझे इसी में इंटरेस्ट आ रहा है। ऑल्दो बहुत टाइम लग गया मुझे इस चीज़ समझने में, बट मुझे लगता है कि सबका अपना अपना टाइम होता है ये चीज़ समझना कि वो क्या एग्जैक्टली करना चाहते हैं। एंड ये बहुत ज़रूरी भी है कि वो समझे कि वो कौन सी चीज़ उनको खुशी देती है। मेरे ख्याल से कभी कभी डेस्टिनी भी होती है, डेस्टिनी आपको कहाँ बिल्कुल लेके बिल्कुल, जाना चाहती मैं है। इससे बहुत अग्री करता हूँ, क्योंकि मेरे केस में स्पेसिफिकली काफ़ी, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अचानक से मैं अपनी एजुकेशन वाली लाइफ पूरी छोड़ के अचानक से मैं इधर आ जाऊँगा, तो मेरे लिए भी काफ़ी सरप्राइजिंग था ये। बट हाँ, कहीं ना कहीं आपका बैकग्राउंड भी कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होता है। मैं जो भी काम कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरी एजुकेशन भी उसमें कहीं ना कहीं बहुत प्ले करती है रोल, तो कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है, मतलब ये तो मैं कहूँगा। आपने किस चीज़ में मतलब रिसर्च की थी जब आप IIT में थे? आपका टॉपिक? मेरा टॉपिक एज इन मैं कैंसर बेस्ड काम करता था, वहाँ पे न्यूक्लियो एसिड्स पे मेरा काम था। डीएनए जो होता है उस पे बेसिकली हम काम करते थे, उनके सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स पे। न्यू कमर्स जो TVF ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर राइटिंग के एरिया में, एक्टिंग के एरिया में, डायरेक्शन के एरिया में, तो उनके लिए क्या डोर्स ओपन है अभी? मतलब TVF ऐसे टाइम टू टाइम वो हायरिंग ऐसे करता रहता है। अगर उसे कोई भी रिक्वायरमेंट हो अपने लिंक्डइन पेज पे, आप उनके खुद के पेज पे, इंस्टा पेज पे, फेसबुक पेज पे, आप ऐसे अगर किसी को काम करना है तो वो जाके कंटिन्यूसली चेकआउट कर सकते हैं। अगर उन्होंने ऑलरेडी कहीं लिखा हुआ है कोई चीज़, एज अ ACP, एज अ एसोसिएट क्रिएटिव प्रोड्यूसर, हमारा भी ये काम होता है कि जो नए इमर्जिंग राइटर्स हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट लिख रहे हैं, उनको हम देखते हैं, हमें पसंद आती है उनके काम, तो हम आगे उस पर बात भी करते हैं। तो एक प्रोसेस है, एक सर्टेन प्रोसेस है जिसके थ्रू मतलब स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट मतलब वर्क करता है। तो ऑफ कोर्स जिसको भी इंटरेस्ट है वो फ्रीली ऐसे रीच आउट कर सकते हैं, उनके पेजेस के थ्रू उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप एज अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं TVF में, तो आपको क्या लगता है कि जैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के अंदर पढ़ने की आदतें आएँ, बुक्स पढ़ें, क्रिएटिविटी में क्या रोल समझते हैं आप बुक्स का? ऑफ कोर्स मतलब मुझे लगता है कि रीडिंग का किसी भी फॉर्मेट में मतलब बहुत ज़रूरी है। रीडिंग बहुत ज़रूरी है एक क्राफ्ट को समझने के लिए, एक मतलब किसी भी चीज़ का एक स्पेसिफिकली अभी की बात करेंगे तो लोग इतनी रीडिंग नहीं करते हैं। एंड मुझे लगता है कि एक रीडिंग एक ब्रेन एक्सरसाइज भी आपके अंदर एक इंड्यूस कर देता है। आप चीज़ों को बहुत टिपिकली बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाते हो।
तो उसमें रीडिंग का भी बहुत रोल होता है। ऑफ कोर्स नॉलेज तो एक थिंग है ही, बट हम उसको एक टेक्स्ट फॉर्मेट को, हमारा काम भी यही है, हम स्क्रीन प्ले को हम विजुअल स्क्रीन प्ले में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक विजुअलाइजेशन भी उससे क्रिएट होती है। रीडिंग से बहुत कुछ मतलब हमारा माइंड भी बेसिकली एक मौका मिलता है उसको एक इमेजिन करने का, चीज़ों को समझने का विजुअल फॉर्म में। तो मुझे लगता है रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके मतलब एज अ ह्यूमन ब्रेन कैसे वर्क करता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है रीडिंग। ये बात आपकी ठीक है, विजुअल्स के लिए, इमेजिनेशन के लिए रीडिंग बहुत हेल्पफुल है। अच्छा, इस समय OTTs का ज़माना है। ऑब्वियसली जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से, बॉलीवुड मूवीज से बोर हो चुके थे, उसी एक ही तरीके की स्टोरी बार बार देख के, एक हीरो है, उसकी सुप्रीमेसी है और वो एक हीरोइन है, मतलब इससे बोर हो चुके थे। तब TVF जैसे प्लेटफॉर्म आए, OTTs में ऐसी वेब सीरीज़ हमने देखी जो लोगों को जोड़ती हैं उन लोगों की समस्याओं से। तो आप क्या समझते हैं, इंडस्ट्री में क्या चेंज लाया है OTT? आई थिंक OTT का काफ़ी बड़ा ऐसे योगदान रहा है। आप जैसे आप कह रहे थे कि जो भी फिल्म मेकिंग है, हमारे पास एक ही मीडियम था पहले कि थिएटर में लोग जाके मूवी देखते थे। जो भी अगर मुझे कुछ देखना है, कोई भी थिएटर फॉर्म मुझे देखना है, तो मैं मूवी जाके थिएटर में देखते थे। बट OTT से ये हो गया एटलीस्ट कि स्टोरी टेलिंग का फॉर्मेट चेंज हो गया है एंड लॉन्ग फॉर्मेट्स हमारे पास आ गए हैं। पहले लॉन्ग फॉर्मेट का ऐसा ट्रेंड नहीं था, बट अभी लॉन्ग फॉर्मेट बहुत आने लगे हैं। इससे जो भी नए अभी इंडी फिल्म मेकर्स हैं, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं, जो बना रहे हैं अपने लेवल पे, या फिर कम बजट वाली जो मूवीज़ या TV सीरीज़ आ रही हैं, उनको एक अलग प्लेटफॉर्म मिल गया कि अपना जो क्राफ्ट है उसको शोकेस कर सकते हैं। एंड रीजनल सिनेमाज काफ़ी हमें देखने को मिलते हैं। पहले हमें रीजनल का इतना वो एक्सपोजिशन नहीं था। अभी एटलीस्ट हमारे पास अवेलेबिलिटी रहती है कि हम रीजनल सिनेमाज भी एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो काफ़ी कुछ चेंज लाया और न्यू कमर्स के लिए भी एक नया विंडो खुल गया है काम करने के लिए। तो मैं कहूँगा कि बहुत पॉजिटिव चेंज है फिल्म मेकिंग में पर्टिकुलर। नेगेटिव एस्पेक्ट अगर आपको लगता हो कि OTT की वजह से? एज सच मैंने इस पर कभी इतना सोचा नहीं कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है, बट मुझे पॉजिटिव्स इसके बहुत ज़्यादा दिखते हैं कि न्यू कमर्स को नया अपॉर्चुनिटी मिलती है। स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट, अब आप जैसे बात कर रहे थे कि काफ़ी एक ढर्रे वाली स्टोरी हो जाती है, लेकिन OTTs में आपके पास ये इंडिपेंडेंसी है कि आप एक्सपेरिमेंटल सिनेमा को भी काफ़ी बढ़ावा मिलता है। नेगेटिव एस्पेक्ट आपसे इसलिए पूछा क्योंकि अभी कई सारी ऐसी रिसर्च हुई हैं कि जब से OTTs आ गया है, जब से थिएटर से निकल के मूवीज़ लोगों के फ़ोन में आ गई हैं, ओके, तब से एक एडल्ट्री कंटेंट का कंजम्पशन बहुत रैपिडली बढ़ा है, जो कि ओपन टू ऑल है। तो हमारा वो बच्चा जो 18 से कम का है वो भी उसको कंज्यूम कर रहा है। वो इंसान जो शायद अगर थिएटर जाके देखना होता तो वो नहीं देखता उस तरीके की चीज़ें, वो भी कंज्यूम कर रहा है। तो उस नज़रिए से अगर मैं पूछूं तो क्या सावधानियां बरती जा सकती हैं OTTs को लेकर? ऑफ कोर्स मतलब ये तो एक पर्सनल, क्योंकि OTTs एक पर्सनल स्पेस में ज़्यादा वर्क करती है, एक 1-to-1 स्क्रीन वाला प्लेटफॉर्म है। तो मुझे लगता है यहाँ पे पेरेंट्स का ही मैं कहूँगा कि ज़्यादा इसमें रोल होगा। प्लेटफॉर्म्स ये डिसाइड तो नहीं कर सकते कि कौन 18+ है कौन नहीं। तो मुझे लगता है पेरेंट्स को भी यहाँ पे मेक श्योर करना चाहिए कि वो चीज़ जो उनका बेटा देख रहा है वो किस टाइप का कंटेंट देख रहा है, एंड उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ें वर्क करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में हम रोक लगाना मतलब प्रैक्टिकली भी अभी मुझे लगता नहीं है कि कोई वे है जो रोक लगा के आप चीज़ें बदल भी नहीं सकते। दरअसल मुझे तो लगता है कि जैसे अगर पेरेंट्स बच्चों से कह रहे हैं कि फ़ोन कम कंज्यूम करो, तो पेरेंट्स को भी फ़ोन छोड़ना पड़ेगा, राइट। मतलब छोड़ना मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ का एक सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब है कि आप बच्चे के सामने फ़ोन कम यूज़ करेंगे तो बच्चा आपको देख के सीखता है। आप जो बच्चे के सामने करेंगे वही बच्चा भी करेगा। आप दिन भर फ़ोन चलाएंगे, बच्चा दिन भर फ़ोन चलाएगा, दिन भर फ़ोन मांगेगा। आजकल यही हो रहा है सोसाइटी में कि बच्चे मतलब 4 साल 5 साल तक के भी बच्चे हैं, उनका भी स्क्रीन टाइम एक एडल्ट के स्क्रीन टाइम के ऑलमोस्ट इक्वल आ रहा है। ऑफ कोर्स उसके लिए मुझे लगता है कि शायद मतलब अगर आप एग्री करें तो कि लोगों को किताबों की तरफ आना चाहिए। अगर पेरेंट्स किताबें पढ़ेंगे तो उनके बच्चे भी स्क्रीन टाइम अपना कम कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें मोटिवेशन अल्टीमेटली पेरेंट्स और सोसाइटी से मिलती है।
ऑफ कोर्स मतलब ये काफी अच्छा पॉइंट मतलब आपने बोला कि बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स से ही सीखते हैं, पेरेंट जो भी कर रहा होता है उनकी वो कॉपी करते हैं। तो मैं कहूँगा कि ऑफ कोर्स एक अगर एस्पेक्ट देखें कि फोन यूज करना और स्क्रीन टाइम यूज करना और रीडिंग, ये ये ऐसा है कि ये बहुत बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ये चीज़ बैलेंस क्रिएट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए भी स्पेसिफिकली, क्योंकि जब बच्चा अभी बड़ा हो रहा होता है तो उस टाइम पे उसको चीज़ों की समझ नहीं होती है। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको समझाएं, और जब जितना रिक्वायर्ड हो, मुझे लगता नहीं है कि एक सर्टेन एज तक आप कितना स्क्रीन टाइम आप बच्चे को दे सकते हो। इस पे कंट्रोल आप पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्या कर रहे हैं। एंड जैसे हैबिट पेरेंट्स की होती है बच्चे भी वैसे ही फॉलो करते हैं। वैसे ही करते हैं, ये तो तो बिल्कुल बात सही है। तो ये तो मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ आपकी बात से। काम करते करते बहुत थकान हो जाती होगी, काम करते करते कभी कभी कुछ भी नहीं करने का मन करता होगा, तो ऐसे क्रिएटिव बर्नआउट के बाद अपनी क्रिएटिविटी को रिचार्ज करने के लिए क्या करते हैं? आई थिंक यार मतलब ऑफ कोर्स सबकी लाइफ में एक ऐसा आता ही है कि आप जब कुछ काम कर रहे हो तो एक बर्नआउट हो जाता है, आपको ब्लैंक आउट हो जाते हो, कुछ समझ में नहीं आता है। तो आई थिंक ये मुझे लगता है कि सबकी लाइफ में ही होता है, सिर्फ फिल्म मेकिंग नहीं है। तो रीस्टार्ट करने के वो है फैमिली टाइम। अगर आप जैसे पर्सनली मेरे लिए क्या है कि अगर मुझसे बात करो तो मैं फ्रेंड्स के पास चला जाता हूँ, या फ्रेंड्स से बात कर लेता हूँ, या फैमिली के साथ बात कर लेता हूँ। तो ये मेरे लिए काइंड ऑफ एक रीस्टार्ट का काम करता है कि थोड़ा मैं रिफ्रेश हो जाता हूँ। मेरे लिए तो यही वर्क करता है। हाँ, फैमिली फ्रेंड्स तो हमेशा वर्क करेंगे ही। मुझे पर्सनली भी टीवीएफ का कंटेंट बहुत कनेक्टिंग सा फील होता है, उसको जब भी देखो तो ऐसा लगता है हमारे ही आसपास की कहीं की बात हो रही है। तो मुझे ये चीज़ जानने का बहुत मतलब मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है कि ऐसा क्या है टीवीएफ में कि इतना वायरल कंटेंट बन रहा है, इतना कनेक्टिंग कंटेंट बन रहा है। ऑफ कोर्स मतलब मैं पर्सनली भी मतलब टीवीएफ का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ हमेशा से। एंड जब मैं टीवीएफ में नहीं था तब भी मैं टीवीएफ का बहुत बड़ा फ़ैन था। जो भी उसके शोज़ आते थे हमेशा से ही मुझे बहुत पसंद आया, चाहे वो परमानेंट रूममेट्स हो, चाहे वो पिक्चर्स हो, चाहे वो पंचायत हो। बिल्कुल। मतलब अमेजिंग स्टोरी टेलिंग। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसी स्टोरीज बताते हैं जो बहुत इमोशंस को बहुत टच कर जाती है। वो बिल्कुल। ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं जो हमारे सराउंड में ही है। जैसा आपने बोला कि हाँ, ये आप तो feel रिलेट किया कर मैंने। पाते हो, बिकॉज हम्म, क्योंकि वो वैसी ही है। क्योंकि हम्म, वो ऐसी स्टोरीज बताते हैं जो हमारे बीच से निकल के आई, वो हमारी कहानी कहते हैं। और यही तो रीजन है कि विनोद जैसा कैरेक्टर इतना फेमस हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मतलब इनफैक्ट सारे ही कैरेक्टर्स, चाहे वो हाँ, कोटा फैक्ट्री हो, कोटा चाहे वो फैक्ट्री। हाफ सी हो, कोई भी सीरीज उठा लो, सपने वर्सेस एवरीवन। मतलब अ, वो उनकी बात करता है जो हमारे बीच से उठ के आए हैं। तो शायद यही रीज़न है कि हम उनसे बहुत कनेक्ट कर पाते हैं। उनके खुशी में हम खुश हो पाते हैं, उनके फेलियर्स में हम रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि हमने कहीं न कहीं वो चीज़ें अपने लाइफ में कहीं न कहीं या तो एक्सपीरियंस किए, या तो हमने अपने दोस्त को या किसी जानने वाले को ऐसा होते हुए करते हुए देखा है। तो ये आई बात सही थिंक है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि आई थिंक वो बहुत लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं एंड जनता लोगों को बहुत पसंद आता है। जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, वो अब ओपन टू ऑल हो चुके हैं। वही कंटेंट बच्चे भी देख रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वही कंटेंट बड़े भी कंज्यूम कर रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कुछ कंट्रोलिंग मेजर्स होने चाहिए, कुछ उनको गाइडेंस होना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं इस विषय में? आई थिंक ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है। मतलब कंप्लीटली कंट्रोल करना कि कौन देख रहा है, क्या देख रहा है कंटेंट, ये बहुत ही डिफिकल्ट है कंट्रोल करना। मतलब प्राइमरी जो चीज़ मुझे लगती है जो मेजर कंट्रोल ला सकती है वो है कि पेरेंट्स ही ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स आप जानते हैं कि बच्चे क्या देख रहे हैं। एंड सो आप ये मेक श्योर कर सकते हो कि आप उनको वो किस टाइप का कंटेंट देख रहे हैं, बिल्कुल। उसमें आप कंट्रोल बेसिकली ला सकते हो। बाकी मुझे और कोई इतना एग्जैक्ट मेथड नहीं समझ में आता है कि आप इस पे कंट्रोल ला सकते हैं कि कौन सा कंटेंट आप देखना चाह रहे हो, क्योंकि चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल है। तो या तो इस पे कोई इसका कोई ऑल्टरनेटिव वे भी हो सकता है कि ताकि बच्चों के पास इस तरीके का कंटेंट ना जाए, कुछ यूजफुल कंटेंट जाए, कुछ ऐसा कंटेंट जाए जिससे उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। आई थिंक ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। मतलब क्योंकि मेरे ओपिनियन में मुझे लगता है कि अभी कंट्रोल लाना बहुत मुश्किल है। ऑफ कोर्स कुछ मेजर्स लिए जा सकते हैं, हो सकता है कि जो मैं अभी इस माध्यम से सोच नहीं पा रहा हूँ। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर
एज अ पेरेंट अगर बात करो कि अगर अगर मैं पेरेंट होता, अगर मेरा कोई बेटा अगर बेटा या बेटी होती, तो वो मैं कैसे कंट्रोल करता, तो ऑफ कोर्स मैं हर चीज़ों में कंट्रोल नहीं कर सकता, नहीं कर सकते ये बट मैं उन्हें ऑब्वियसली। ये बता सकता हूँ क्या सही है क्या गलत, और ये हम्म। अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकता हूँ कि वो चीज़ों को समझे कि सही और गलत क्या है, या फिर हाँ। उनके लिए कौन सी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर कौन सी चीज़ से उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है। ये हम्म। आई थिंक ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके आने वाली हम्म। जनरेशन्स के अंदर, ताकि वो खुद ही डिसाइड कर पाए क्या सही है क्या गलत, क्योंकि इन्फ्लुएंस तभी आता है जब आप खुद श्योर नहीं खुद होते, श्योर नहीं होते, खुद ये के बात अंदर तो है। श्योरिटी नहीं होती है, तो हम्म। ये ये अच्छी पेरेंटिंग से ही आ सकती है, तो मुझे लगता है एक पेरेंट्स का गुड ही पेरेंटिंग इस पे कंट्रोल कर सकती है कि इसके बैड इफेक्ट्स ना हो। पेरेंटिंग का ही इसमें मेजर इम्पैक्ट हो सकता है इन अ लॉन्ग रन। आई वुड से कि अच्छी पेरेंटिंग ही इस चीज़ को एलिमिनेट कर सकती है। एक जैसे अंडरस्टैंडिंग की अभी बात हुई, तो एक बात ये आती है कि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं कई बार मूवीज में जो जनता को किसी न किसी एंगल पे आहत कर देते हैं, किसी न किसी एंगल पे हर्ट कर देते हैं। तो एक बड़ा एक विरोध उत्पन्न हो जाता है, एक केओस मच जाता है किसी भी पर्टिकुलर मूवीज के लिए या किसी वेब सीरीज के लिए। तो एज अ फिल्म मेकर किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और आपको अगर किसी इस विषय पे जनता से सीधे कुछ बोलने का मौका मिले? तो एज एन ऑफ कोर्स जो मैंने देखा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने ऑफ कोर्स मैंने तो कुछ अभी ऐसा कुछ क्रिएट नहीं किया जिसमें मैं ऐसा फील कर पाऊँ, बट ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि एक फिल्म मेकर है, बहुत सारी चीज़ें उसमें बैक स्टोरी में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक फिल्म मेकर जब अब एक अपनी कहानी कहना चाहता है तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है जो छुपी होती हैं, और वो बहुत सारे लोग मिल के उस चीज़ को बनाते हैं। मोस्टली पेरेंट्स जो हैं वो टेक सेवी नहीं है, उन्हें इंटरनेट की और गैजेट्स की, ऐप्स की उतनी जानकारी नहीं है। 5 से 10% ही होंगे जिनको जानकारी होगी। तो ऐसे में गुड पेरेंटिंग के लिए या कंट्रोलिंग के लिए मतलब आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? हाँ, मतलब एज एन अब देखिए बहुत सारी चीज़ें जो हम ऐसे तुरंत तो चेंज नहीं होगी। अब जो नहीं जानता है टेक कैसे यूज़ करते हैं, वो शायद उतने अच्छे से कंट्रोल ना कर पाए कि बच्चा क्या देख रहा है, उसे शायद पता भी ना चले कि नहीं पेरेंट्स पता चलेगा। कि क्या चल रहा है। बट या एक मोरल एक सेट कर सकते हैं, मतलब ये तो बहुत सब्जेक्टिव बात हो गई कि किस तरीके से हम कंट्रोल लाएंगे। ये चेंज देख सकते हैं, ये ऐसा चेंज है कि वो एक झटके से नहीं दिखने वाला है, इसके लिए काफ़ी समय लगता है ये चेंज। करिकुलम में भी कुछ ऐड किया जा सकता है मेरे हाँ, हिसाब से। मतलब एज एन अब हर जगह तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता हाँ, हाँ। प्रैक्टिकली, बट हम धीरे धीरे ये मतलब ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं हो जाती है कि या तो पेरेंट्स खुद सीखना चाहते हैं कि नहीं, या फिर खुद समझें कि टेक कैसे वर्क करता है, या फिर हम किस तरीके से एज अ सोसाइटी हम कैसे उनको हेल्प कर सकते हैं। एक टेक सिखाने के लिए हम मे बी ऐसे कुछ शिविर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसमें हम लोगों को सिखाएं कि एक कैसे गैजेट नॉर्मल चीज़ें कैसे यूज़ की जा सकती हैं। हमें ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स हम कर सकते हैं जिसकी वजह से कुछ रिफॉर्म आ सकता है। अच्छा, कई बार हम लोगों ने देखा है कि किसी टॉपिक को लेकर कि मतलब किसी पर्टिकुलर मूवी में या कोई वेब सीरीज़ है उसमें कुछ लोग इस तरीके से आहत हो जाते हैं, उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, तो उसमें काफ़ी विरोध उत्पन्न हो जाता है, धरने होते हैं, दंगे होते हैं। तो एज अ फिल्म मेकर आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इस मुद्दे पे? मतलब अब मेरे लिए अगर बात करेंगे तो मैंने तो ऐसा कुछ अभी तक क्रिएट कुछ किया नहीं है कि मैं इस पे टिप्पणी दे पाऊँ, बट हाँ मैंने जितना देखा है मैं समझ सकता हूँ कि लाइक लोगों के ओपिनियंस ऑफ कोर्स एक जैसे नहीं हो सकते हैं। लोगों के ओपिनियंस हर चीज़ को लोग अलग तरीके से देखते हैं, एंड स्पेसिफिकली अगर आप फिल्म मेकर के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं तो मैं मतलब यही कहूँगा कि एक फिल्म बनाने में या कोई भी चीज़ बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है। अब एक विजन होता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक फिल्म मेकर का उसके पीछे स्टोरी के बिहाइंड। तो ऑफ कोर्स अगर लोगों तक जिस ऑडियंस तक वो पहुंचाना चाहता है अपनी बात, या फिर वो अपनी स्टोरी टेलिंग जिस ऑडियंस तक पहुंचाना चाहता है, अगर वो गलत वे में ली जा रही है तो ऑफ कोर्स एक फिल्म मेकर को कहीं ना कहीं हर्ट होता ही है। अब रही बात ओपिनियन की, तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि कोई किस तरीके से एक स्टोरी को ग्रास्प करता है या फिर किस तरीके का विवाद उस पर उत्पन्न होता है। आई मीन ये बहुत ही सब्जेक्टिव है।
नहीं तो कई बार ऐसे आरोप भी लगाए जाते हैं, कंट्रोवर्सी स्ट्रेटेजिकली इम्प्लीमेंट की गई है। कई बार ऐसा बोला जाता है कि जानबूझ के इस तरीके का माहौल बनाया जाता है ताकि उसे पब्लिसिटी मिले उस मूवी को, उस वेब सीरीज को। क्या एज अ फिल्म मेकर आप सोचते हैं ये ठीक बात है या नहीं, ऐसा नहीं होता होगा? आई मीन ये अगर इत्तेफाक है। अगर होता भी है तो मतलब ये पर्सनल चॉइस पे भी कभी कभी डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स मतलब ये फिल्म मेकर की चॉइस है कि वो किस तरह की स्टोरी अपनी वो दिखाना चाहता है। खुद का एक पर्सपेक्टिव है, हाँ, कौन खुद सी का आपको एक वो अच्छी लग चीज़ है। रही, कौन सी स्टोरी हम आपको नहीं अच्छी लग रही। क्योंकि दुनिया में सही सही चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं, आपको किस तरीके से उस चीज को लेना है ये आपके ऊपर है। ये आपके तो ऊपर होता है, ये हमेशा पर्सनल से आपके चॉइस पे भी ऊपर हो ही जाती होता है। ऑफ कोर्स कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि यूथ या फिर जो ऐसे लोग हैं जो बहुत ही आसानी से ये सब चीजें देख सकते हैं और डिविएट भी हो सकते हैं। हो सकता है बिल्कुल। यहाँ पे अल्टीमेट सोल्यूशन ये होता है कि आप गुड पेरेंट्स का ही इसमें बहुत मैं तो पर्सनली पेरेंट्स का ही इसमें मेन रोल समझता हूँ कि कैसे आप अपने बेटे को या फिर बच्चों को समझाते हैं। अनफॉर्चुनेटली मतलब इस केस में अगर हम बात करेंगे तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शायद जिनके पेरेंट्स नहीं है या फिर वो इस माहौल में नहीं है जो हाँ, ये भी एक बड़ा जो जिनको कंट्रोल किया जा सके, तो वो इस पिलेज ऑफ कोर्स हो सकता है। ये ऑफ कोर्स सोचने वाला बात है। हाँ, जिनके पेरेंट्स नहीं है या कोई गाइडेंस नहीं है तो वो किस तरफ जाए, ये तो एक बड़ा मुद्दा हो ही जाएगा। ऑब्वियसली मेरे हिसाब से तो इसमें एक करिकुलम वाली बात जैसे हम लोगों ने की, तो स्कूल लेवल पे भी कुछ चीज़ें हम लोग हाँ इम्प्लीमेंट मतलब कर सकते हैं। मैं बेसिकली उनकी बात कर रहा हूँ जो जैसे आप जो स्ट्रीट लाइट पे बच्चे हैं, जो स्लम्स में बच्चे हैं, जहाँ पे ऐसी ये सब मेजर्स काम नहीं करते हैं। मतलब जब बात आती है एक्सट्रीम कंडीशंस की तो आप यहाँ पर ये मेजर्स नहीं लगा सकते। अच्छा, स्लम्स से मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था कि जैसे आप मुंबई जैसे शहर में हैं, एक ऐसा शहर जिसे फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसी में दुनिया की सबसे बड़ी स्लम भी है, भागम भाग वाली ज़िंदगी भी है। और जैसा कि आपने बताया था अभी बातचीत के दौरान कि आप पूर्वांचल साइड से हैं, तो एक उधर के शहरों में वो रफ्तार शायद नहीं दिखती होगी, क्योंकि मुझे अपने शहर में भी कंपैरेटिवली दिल्ली हो गया या मुंबई हो गया, वो रफ्तार नहीं दिखती है लोगों में थोड़ा ठहराव है, लोग ज़िंदगी को आराम से मज़े लेके जी रहे हैं, ऐसा लगता है मुझे। तो आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंसेस हैं, क्या रीजंस हैं मतलब सिटी में इतने डिफरेंस हो रहे हैं कि ऑफ कोर्स मतलब आई थिंक यही एक होल डिवर्सिटी क्रिएट करती है कि आप किस माहौल में रह रहे हो। इसीलिए मतलब आप टीयर 1 सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ जो हैं, वहाँ पे ऑफ कोर्स लाइफ फास्ट चलती है, क्योंकि वहाँ पे लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत काम कर रहे हैं। 9 to 5 लोग बिजी हैं, बहुत बिजी, बहुत फास्ट पेस है वहाँ पे। अगर आप पेस मेंटेन नहीं करेंगे तो आप शायद पीछे रह जाएंगे। वही अगर आप टीयर 3 या फिर विलेज की बात करेंगे, वहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं करने को। एज इन लोग अपने काम करते हैं, डेली आपका काम होता है, वो बहुत काफ़ी मिस करते हो आप उसको, ये जो गांव की लाइफ थी और ये जो शहर मुंबई जैसे शहर की लाइफ है आप? ऑफ कोर्स मतलब वही होता है कि आप सब कुछ एक साथ नहीं ले सकते या फिर सब कुछ आपको एक साथ नहीं मिल सकता, कुछ ना कुछ कमियां रही जाती हैं। अब मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ, ऑफ कोर्स बहुत छोटी सी जगह है जहाँ पे अपने पेस में चीज़ें चलती हैं। इस पॉडकास्ट को थोड़ा सा और इंटरेक्टिव बनाते हैं और थोड़ा सा मतलब अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक गेम हम लोग खेलेंगे। मैं कुछ वर्ड्स लूँगा और एज अ रैपिड फायर होगा ये। मैं कुछ वर्ड्स लूँगा और आपको उन वर्ड्स के हिसाब से आपके दिमाग में जो भी सेंटेंस आ रहा है, जो भी ख्याल आ रहा है, वो आपको बोलना है। थोड़ा सा रैंडम होगा, थोड़ा सा इंटरेक्टिव होगा। ओके, तो मैं शुरू करता हूँ। पहला वर्ड है जिंदगी। जिंदगी आई थिंक it's a journey and one should live with the fullest without any regret. प्यार। प्यार आई थिंक एक सेफ स्पेस जो सारी मुश्किलों को, सारी दिक्कतों को हल कर देता है। बहुत नाइस। दोस्ती। दोस्ती आई थिंक मेरे लिए ये है कि चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ क्यों ना आ जाए, चाहे कितनी भी आप ऊंचाइयों को हासिल ना कर लें, या फिर आपके लाइफ में कितनी भी चेंजेस क्यों ना आ जाए, मतलब आपके
रूट्स को या फिर आपके जो खामियां हैं वो सिर्फ आपकी दोस्ती के थ्रू ही पता चल सकती है। जो आपका ट्रू नेचर है वो दोस्ती के थ्रू ही रिवील हो सकता है। पोइट्री पोइट्री आई थिंक एक वर्ड्स की माला है जो लोग यूज़ करते हैं टू पोर्ट्रे देयर इमोशंस इन डिफरेंट फॉर्म। हॉबीज आई गेस इंसान को लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए। सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे हमेशा आदमी को फोकस रहना चाहिए। सो आई थिंक सबको हॉबीज रखनी चाहिए। डेमोक्रेसी आई गेस आदमी को न सिर्फ अपना ओपिनियन या फिर आई वुड फ्रेम इन दिस वर्ल्ड कि आदमी को अपना ओपिनियन रखने की आज़ादी होनी चाहिए, ना कि आपको जो भी चीज़ें दिखाई जा रही हैं या फिर आपके सामने कोई चीज़ प्रेजेंट की जा रही है आप उससे इन्फ्लुएंस होके या फिर बायस्ड होके अपना ओपिनियन दे रहे हो। मुझे लगता है कि आपको खुद के ओपिनियन भी होना चाहिए आपके अंदर, एंड खुद को एक्सप्रेस करने की आज़ादी भी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द फ्यूचर, एंड जिसके कई सारे फ़ायदे हो सकते हैं, कई सारे नुकसान हो सकते हैं, लेकिन किस तरीके से ये वर्ल्ड को और बेटर बनाया जा सकता है इसके यूज़ से, आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। आजकल रील्स का समय आ गया है, शॉर्ट्स देखे जा रहे हैं, रील्स देखी जा रही हैं, बहुत ही छोटे समय की होती हैं, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, और कई सारी स्टोरीज भी आजकल रील्स के फॉर्म में ही चलने लगी हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ऐसे में जिंजीज हो गए या हम लोग भी हो गए, हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। तो फिल्म मेकिंग में इसको आप कैसे देखते हैं? आगे आने वाली फिल्मों में इसका क्या प्रभाव होगा? ऑफ कोर्स, मतलब आपने जैसे अटेंशन स्पैन की बात की, तो आई गेस ये वन ऑफ द रीज़न है कि अभी हम लोग की ना सिर्फ जेनजीज, मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारी जनता इसको देख रही है और उसकी वजह से वर्टिकल कंटेंट को कंज्यूम कर रही है। तो उसका एक रीज़न भी है कि जब बहुत सारी जनता इधर आके देख रही है तो जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो भी कहीं ना कहीं इसकी तरफ शिफ्ट कर रही है। तो अब जैसे आपने कहा कि वर्टिकल फॉर्मेट में बहुत सारी सीरीज अभी आ रही हैं जो बहुत सारे एपिसोड्स की होती हैं मिनी फॉर्म में। बाहर अगर देखेंगे, बाहर ऑलरेडी मतलब ये वेल स्टैब्लिश्ड हो चुकी हैं कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो वर्टिकल कंटेंट ऐसे बना रहे हैं और 100 एपिसोड्स की स्टोरीज 10 मिनट की, 5 मिनट की, 2 मिनट की, ऐसे स्टोरीज ऐसे बन रही हैं। आलोक, मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करूंगा। मेरे हिसाब से ये एक बड़ी समस्या है और जिस पे अभी उतना काम नहीं हो रहा, लेकिन अगर इस पे काम नहीं हुआ तो ये फ्यूचर के में जाके हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन के निकलेगा। वो समस्या है अटेंशन स्पैन की। आज के समय यूथ हो, कोई बड़ा बूढ़ा हो, हम लोग हों, हम जैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं रील्स के थ्रू, शॉर्ट्स के थ्रू, वो एक समस्या बन गया है हमारे लिए, क्योंकि हमारा अटेंशन स्पैन कम हो गया है। तो उसके लिए आप क्या सुझाव देंगे? मुझे भी यही लगता है कि काफ़ी अभी इस टाइम पे ड्यूरेशन की बात करेंगे तो जेनजीज की बात करें या फिर इन जनरल लोगों का अटेंशन स्पैन काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि वो दिन रात मतलब रोज घंटों रील्स देखते हैं या फिर शॉर्ट फॉर्मेट वीडियोस देखते हैं, जिनकी वजह से वो एक मिनट में या फिर आप देखोगे कि सिर्फ एक उंगली आपको हिलानी है और ढेर सारे वीडियोस आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि यार ये वन ऑफ द रीजन है कि आप जो हमारा ह्यूमन माइंड है वो एक सर्टेन वे में वर्क करता है कि आप एक मान लो कि आप एक सर्टेन रील देख रहे हो, आपको एक इमोशन आपको दिखा, एंड अगेन आप दूसरा जब रील देखते हो तो एक दूसरा इमोशन आता है। एक ब्रेन पे एक काइंड ऑफ एक बर्डन हो जाता है। अब मैं इसको एक एडिक्शन की तरह देखता हूँ, क्योंकि ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि वो कौन सा इमोशन फील करे। वो इतना ओवरवेल्म हो जाता है कि उसे समझ में नहीं आता है कि वो इस समय कौन सा इमोशन फील कर रहा है, वो मोटिवेटेड है, वो हैप्पी है, सैड है। मतलब ये काफी डिफिकल्ट होता है उसको एनालाइज करना। मुझे लगता है ये वन ऑफ द रीजन है कि एक फॉर्म ऑफ एडिक्शन बनता जा रहा है लोगों के अंदर, एंड ये मुझे लगता है वन ऑफ द रीजन है कि लोगों का अटेंशन स्पैन काफी कम हो गया है। एंड अब आपने जिस तरह के सोल्यूशन की बात की, तो जब हमारी बात हो रही थी कि आपके इनिशिएटिव के बारे में कि वन मोर पेज, आपका जो इनिशिएटिव है कि आप रीडिंग को अपने लाइफ में, रीडिंग कल्चर को बेसिकली अपने लाइफ में कैसे इंक्लूड करना चाहिए, एंड हाउ इज इट इम्पोर्टेंट। मैं कहूँगा कि रीडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड इंक्लूड, क्योंकि रीडिंग से आपका दिमाग शांत रहेगा एंड
आपका फोकस मेंटेन हो सकता है। एंड मुझे लगता है कि रीडिंग अभी के टाइम पे लोग उतना नहीं करते हैं जितना पहले किया करते थे। हाँ एंड पर्सनली मैं भी काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ मतलब इस इनिशिएटिव से। एंड मैं पर्सनली खुद भी ये चीज़ अब चालू करने वाला हूँ। एंड ऑफ कोर्स मतलब मैं चाहूँगा कि ऐसे सेंटर्स आपके पूरे ऑल ओवर इंडिया और लोग मोर मोर एंड मोर लोग आपके साथ जुड़ें और आपके जो भी इनिशिएटिव है उसके साथ जुड़ें और रोज़ किताबें पढ़ें। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप हमारे मिशन वन मोर पेज से जुड़ रहे हैं और आप भी बुक्स पढ़ना शुरू करेंगे। और इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ जो भी हमारे व्यूअर्स वीडियोस को देख रहे हैं, आप भी बुक्स पढ़ना शुरू करिए और हमारे वन मोर पेज मिशन से जुड़िए। आपको करना कुछ नहीं है, बस अपनी पसंद की कोई भी किताब उठाइए और उस किताब से एक पेज डेली पढ़िए और जो भी आपने पढ़ा है उसका वीडियो कंटेंट बनाइए, उसका रिव्यू बनाइए वीडियो में और उस रील को इंस्टाग्राम में पोस्ट कीजिए, हमें टैग कीजिए, लिटरेरी लैंड के पेज को टैग कीजिए और हैशटैग डालिए वन मोर पेज। जो भी फॉलोअर्स इस चैलेंज को कंप्लीट करेंगे कंटिन्यू 30 दिन तक, उन पहले 50 फॉलोअर्स को हम 50 बुक्स का गिव अवे करेंगे। और इस तरह के और कंटेंट देखने के लिए, इस तरह हमारे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लिटरेरी लैंड रीडर्स क्लब।